हेलो एवरीवन, सो मैं सौरभ भिलवार और इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का सोशल स्टडीज़ आखिरी वीडियो। पहले भी हो सकती है, पहले नहीं है, पहले एक बनाई थी, अब ये आखिरी है। आखिरी का तो क्या करना है कि भाई आखिरी दिन आपको पता ही है, आखिरी मतलब क्या था, कल एग्ज़ाम है 15 तारीख को, तो एक दिन पहले कितना पढ़ेंगे पूरा सिलेबस यहाँ डिस्कस करेंगे। अब जिन लोगों ने मेहनत की है, जिन लोगों ने मेहनत नहीं की, तो उनके लिए तो वीडियो बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। अब बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मेहनत नहीं की, ज़्यादातर वही लोग इस वीडियो को देखेंगे और उनके लिए शायद ये काम की भी हो जाए। तो देखना क्या होता है कि एक तो तरीका होता है एग्ज़ाम में मार्क्स लाने का कि आप पूरे साल तैयारी करें और तब आप अच्छा स्कोर कर सकें। ये तरीका पहला है और प्राचीन काल से चला आ रहा तरीका है कि सर बहुत मेहनत कीजिए और मार्क्स लेकर आइए। अब कम मेहनत कीजिए तब भी मार्क्स लेकर आइए। मैं ये नहीं कह रहा बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आइए, सिर्फ मार्क्स लेकर आइए, ठीक है, पास हो जाइए अच्छे से, कि इतने मार्क्स आ जाए कि आपकी परसेंटेज को गिराए ना। तो परसेंटेज को न गिराने वाले मार्क्स लेकर आने आप आपको, तो कैसे लेकर आएंगे देखना क्या है कि यार सोशल स्टडीज़ के अंदर आपको पता है कि आपकी 4 बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं। तो 4 बुक्स हैं तो 4 बुक्स में आपने एक चीज़ देखी होगी, 5 नंबर के भी 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं। तो कॉमन सी बात है, अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाया जाए, वैसे कॉमन सेंस कोई कॉमन होता तो नहीं है, पर तब भी अगर लगा लिया जाए थोड़ा बहुत, तो 4 बुक्स हैं और 4-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो एक बुक से एक 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, तो इतना तैयार रखिएगा। अगर आपने एक भी बुक ढंग से तैयार की है, पूरी तरीके से सारे चैप्टर उसके कवर किए हैं, तो क्या हो जाएगा कि आपको ना 5 नंबर का एक क्वेश्चन तो आपका पक्का हो जाएगा, है ना। 5 नंबर पक्के, बधाई हो। 5 नंबर, चलिए 5 नंबर का तो हो गया। अगर ये भी पता लग जाए कि किस चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो मेहनत शायद थोड़ी सी और कम हो जाएगी। किस चैप्टर में से 5 नंबर का आ रहा है, तो होपफुली पता है क्या है कि वो जो 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना, उसका तरीका क्या होता है। 5 नंबर के क्वेश्चन का सिंपल सा ये तरीका होता है कि यार वो ना वैल्यू बेस्ड होता है, उसका आंसर बुक में डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा होगा। तो पता क्या होता है, उसमें आपको अपने वर्डिंग यूज़ करनी पड़ती है, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट तो पता करने का टाइम निकल चुका है, पर तब भी अगर आपको चैप्टर का बेसिक पता है कि चैप्टर का मोटिव क्या है, चैप्टर बता क्या रहा है, तब भी आप 5 नंबर का चैप्टर आराम 5 नंबर का जो क्वेश्चन है ईजिली कर लेंगे। तो पता क्या है कि 5 नंबर का मैं देखते हैं कि भाई 4 बुक्स हैं, तो हिस्ट्री में से देख लेते हैं। हिस्ट्री में जहाँ से आपका चैप्टर चालू होता है नेशनलिज्म इन यूरोप, तो नेशनलिज्म इन यूरोप यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन अभी तक अगर देखा जाए तो मोस्टली लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन यहीं से आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन नेशनलिज्म इन यूरोप से अगर आ जाता है तो भाई मजे आ जाने हैं, क्योंकि भाई क्या होता है कि जब सिलेबस शुरुआत होती है ना, तो जो पहला चैप्टर होता है ना, हमारा पढ़ने का बड़ा मन करता है, और ये हिस्ट्री का पहला चैप्टर है और 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो कुल मिलाकर हो जाना चाहिए। और अगर इस पर किसी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया तो एक काम करना, वीडियो जब देख ली और वीडियो देखने के बाद उस पर ध्यान दे लेना। 5 नंबर का क्वेश्चन नेशनलिज्म इन यूरोप, इस पर आना है तो देख लेना। हिस्ट्री है, हिस्ट्री लेसन 1 नेशनलिज्म इन यूरोप 5 मार्क्स, ये तो पक्का है भाई। 5 मार्क्स आपके नेशनलिज्म इन यूरोप से पक्के हैं। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, चैप्टर जहाँ से शुरुआत होता है ना, आपको विजुअलाइजिंग द नेशन के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या हुआ था, क्या क्या स्टेप लिए गए थे फ्रांस ने के यूनिटी शो करने के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए। और अगला जो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है, यूनिफिकेशन किसी का भी पूछ सकते हैं। अब यूनिफिकेशन थोड़ा सा ना बड़ा हो जाता है, याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो पता है क्या कि उसके थोड़े से चांस कम हो जाते हैं। पर अगर हम बात करें जिसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, विजुअलाइजिंग द नेशन, विजुअलाइजिंग द नेशन। अब इसमें क्या है, इसमें एलिगरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिगरीज पता है ना क्या होती हैं। एलिगरीज कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं वुमेन्स के, जो रिप्रेजेंट करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, वुमेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वुमेन्स के रूप में एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर ये एलिगरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, विजुअलाइजिंग द नेशन, जहाँ से आप बना सकते हैं, ठीक है, आंसर बना सकते हैं, सॉरी। तो करना क्या है, हिस्ट्री का तो समझ में आ गया 5 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, तो और 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर के क्वेश्चन, ये 3 नंबर का क्वेश्चन जहाँ तक बन सकता है। तो जो दूसरा क्वेश्चन, जो हमारा दूसरा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, काफ़ी पहले से चलता हुआ क्वेश्चन है, चैप्टर आपने देखा होगा, 8th में भी आपने पढ़ा था,
और फिर अब आप 10th में दोबारा पढ़ रहे हैं, तो 3 नंबर का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो कोई बड़ी बात होगी नहीं, बना कर सकते हो, बना कर क्या वैसे पढ़ना ही होना तो अच्छी बात है। तो भाई हिस्ट्री में से 3 नंबर का क्वेश्चन लेसन नंबर 2 से भी आना है, ध्यान रखिएगा। चलो अगला चलते हैं, अगला डिस्कस करते हैं कहाँ पर, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन जो बनने के चांसेस हैं, ठीक है ना, जो चांसेस हैं बहुत अच्छे हैं। वो कहाँ से बन सकता है, जो मेन 2 चैप्टर हैं जहाँ से बन सकते हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो कौन सा है, पहला जो चैप्टर होगा इसका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंस के बारे में पूछा जाएगा कि सर इंपॉर्टेंस क्यों है। पॉल्यूशन के बारे में पूछ सकता है कि पॉल्यूशन कितने टाइप्स का हो सकता है और पॉल्यूशन को कैसे बचाया जा सकता है, या फिर वो एनटीपीसी के बारे में पूछ सकता है। तो ज्योग्राफी में भाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है और इसमें एमसीक्यू भी बनते हैं यहाँ से। तो एमसीक्यू में पूछने के लिए काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो देख लेना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को आप देख ही लीजिएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा। और ज्योग्राफी में एक जो दूसरा चैप्टर मैंने बता रहा था जो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से 3 नंबर का जो क्वेश्चन बन सकता है, वहाँ बन सकता है लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट वाला। ट्रांसपोर्ट वाले में क्या है कि ट्रांसपोर्ट वाले में आपके 3 जो मेन ट्रांसपोर्ट है, वाटरवे हो गया, रोडवे हो गया और रेलवे हो गया, इन तीनों में से कोई भी एक में से वो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेगा। तीनों में से कोई भी एक 3 नंबर का अगर उसने पूछ लिया तो कुल मिलाकर बढ़िया है, मज़ा ही आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि भाई ये वो चीज़ें जो आप बना सकते हो, होपफुली आप बना भी सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 1 नंबर का मैप में इसमें कॉरिडोर पूछ सकता है। कॉरिडोर आपको पता होने चाहिए, 3 हमारे 4 कॉरिडोर है ना। अगर हम कॉरिडोर की बात करें, अगर हम कॉरिडोर की बात करें तो कॉरिडोर में क्या करना है हमको, सर कॉरिडोर में यार ऊपर से लेकर नीचे तक जोड़ने वाली रोड्स को क्या बोला जाता है, कॉरिडोर बोला जाता है। 4 कॉरिडोर है हमारे। नॉर्थ का जो हमारा कॉरिडोर है, नॉर्थ कॉरिडोर को क्या बोलेंगे, नॉर्थ कॉरिडोर है जो हमारा, वो कहाँ पर है, श्रीनगर में है। कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर। इस वाले की बात करें तो ये वाला कहाँ है, नीचे वाला, नीचे वाला कहाँ एक था, कन्याकुमारी। और सुमित, सिलचर कौन सा है, ईस्टर्न वेस्टर्न, ईस्टर्न पक्का श्योर हो। सिमरन, गुजरात के अंदर कौन सा, पोरबंदर। तो ये आपको याद होने चाहिए, 1 2 3 4, है ना। तो ये है भाई हमारे क्या है, इनको कहते हैं हमारे कॉरिडोर्स, यानी गलियारा, हिंदी में कहा जाता है गलियारा। होपफुली कि भैया सब कुछ ठीक है। तो एक बार पलक चौधरी, आपको बताना है महानगर, मेगा सिटीज, दिल्ली चेन्नई कोलकाता मुंबई। दिल्ली चेन्नई कोलकाता और मुंबई, ठीक है, दिल्ली चेन्नई और कोलकाता और मुंबई, बहुत बढ़िया। कुमकुम, ऐसा कौन सा पोर्ट है जो इंडिया में आज़ादी के बाद बना था, आज़ादी के बाद बनने के बाद पहला पोर्ट, आज़ादी के बाद जब बना पहला पोर्ट कौन सा था, यहाँ पर स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है। कोटला, कोटला नहीं है, कांडला है ना, कौन सा पोर्ट है, कांडला, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसको देख लेना। तो ज्योग्राफी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये 2 महत्वपूर्ण चैप्टर है, इन दोनों से पूछा जाएगा, तो देख लेना। 8 नंबर का हो जाएगा, 8 नंबर ये, 8 नंबर ये, है ना, 16 नंबर तो यही हो गए। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलें, थोड़ा सा जैसे ही हम आगे जाएंगे तो पता हमको क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही हम थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो हमको देखने को मिलेगा कि यार सिविक्स भी आती है, और सिविक्स तो आपको पता है कि यार महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। सिविक्स से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है सर वो है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी में यार जो क्वेश्चन आएगा ना वो घुमाया जाएगा, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। आपको चैलेंजेस कर लेने हैं पॉलिटिकल पार्टी के, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है पॉलिटिकल पार्टी, ध्यान रखिएगा। आपको 5 पॉलिटिकल पार्टी पूरा कर लेना है, चैलेंजेस करने हैं, फंक्शंस करने हैं और नेसेसिटी करनी है, और हाउ पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। समझकर करोगे तो पता क्या है कि वो चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा ले, हम जो कहते हैं ना बाहर से आया है, बाहर से आया, सर बाहर से कुछ भी नहीं आता। तो सीबीएसई इतना पागल नहीं है कि वो आपको पूछेगी, बाहर से कुछ पूछेगी, जो पढ़ाया नहीं है वो पूछेगी।
सर सीबीएसई आपसे क्या पूछ रही है, सीबीएसई आपको वही चीज़ पूछ रही है जो आपने पढ़ा है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा देती है। क्या 10th में आ गए हो, आखिरी बार शायद आप पढ़ रहे हो सिविक्स को, तो भाई घुमाएगी तो ज़रूर। तो भाई हिस्ट्री ये सिविक्स के अंदर घुमाया जाता है क्वेश्चन, ध्यान रख लेना। तो पूछा जा सकता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है डेमोक्रेसी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए सिविक्स के अंदर क्या है, तो सिविक्स के अंदर पॉलिटिकल पार्टी वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का पूछे जाने के चांसेस हैं। अगला जो है इस सिविक्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में आपको एक चीज बड़ी अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, रट लेना है अच्छे तरीके से कि डेमोक्रेसी के फायदे क्या होते हैं। और डेमोक्रेसी के जो फायदे हैं तो कॉमन सी बात है कि वो दूसरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो दूसरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर नहीं होने वाला। तो जो दूसरा पॉलिटिकल सिस्टम है ना, लाइक अगर हम मोनार्की की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात करें, डिक्टेटरशिप नहीं है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। डिक्टेटरशिप अलग होती है। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कोई भी डिक्टेटर गवर्नमेंट बन सकती है। डिक्टेटर गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी सरकार चुनी गई है, चाहे वो राजा हो और चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, चुना हुआ नेता हो, अगर वो अपनी जनता की बात ना सुने, सिर्फ अपनी मनमर्जी से काम कर रहा हो, उसी को डिक्टेटरशिप कहा जाता है, उसी को तानाशाही कहा जाता है। तो तानाशाही ऐसा नहीं है कि आपके देश में कौन सी सरकार चलती है, आप ये बता दें हमारे देश में तानाशाही चलती है, भाई कैसे बनती है तानाशाही? तानाशाही बनती नहीं है, तानाशाही हो जाती है। तो होपफुली डिक्टेटरशिप में आपको पता लग गया होगा। तो यहाँ से एमसीक्यू पूछ सकता है, भगवान ना करे कि पूछे, क्योंकि मोस्टली लोग यही समझते हैं। तो आपको मोनार्की के बारे में थोड़े बहुत फ़ायदे भी याद रख लेना। अब क्योंकि हमने इमेजिनेशन बना रखी है ना पहले से दिमाग में हमारे कि यार मोनार्की तो अच्छी होती नहीं है, मोनार्की अच्छी होती है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं होती। अब आपने नहीं पढ़ाई चैप्टर तो आपको नहीं पता होगा। आपको पता है ना राजा कितनी जल्दी फैसले करता था, है ना। अब भाई कोई भी आया, हाँ भाई मैंने, उसने कहा कि भाई ये चोरी के जुर्म में पकड़ा गया है, उसको सामने लेकर आए, अच्छा इसने चोरी की है, उसे पूछा जाएगा। अब राजा के सामने तो बेचारा वो मना करेगा तो बोलेगा राजा से जुबान लड़ा रहे हो, तो भाई वो हाँ ही बोलेगा। और जैसे उसने हाँ बोला, फांसी पे से लटका दो। आसान तरीका है, प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, बट डेमोक्रेसी के अंदर प्रोसेस बहुत स्लो होता है ना। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर्म्स में देख लेना पॉलिटिकल पार्टी को, सॉरी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है। तो सिविक्स में ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिविक्स में जो दूसरा चैप्टर, एक तीसरा चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पावर शेयरिंग। इसमें पूछा जा सकता है कि जो पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, ठीक है। पावर शेयरिंग में 2 रीजन है हमारे, मॉरल है, प्रूडेंशियल है। तो एक बार देख लेना इन दोनों को, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिविक्स हो गया। तो सिविक्स के ये 3 चैप्टर आपको कर लेने हैं, महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा। 1 नंबर का भी क्वेश्चन आना है सिविक्स के पहले चैप्टर से, पावर शेयरिंग से। अगला जो बचता है हमारा आखिरी, कौन सा है? इकोनॉमिक्स। देखिए एक बड़ी अच्छी सी बात है कि सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग है वो हमारा सिविक्स है। सिविक्स के अंदर एक चैप्टर आता है लगभग जहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, मुद्रा और साख, चैप्टर नंबर 3। 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, चैप्टर का बेसिक क्लियर कर लिया आपने, एसएचजी कर लिया। एसएचजी करने के बाद अगर आपने कुल मिलाकर आरबीआई कर लिया, और हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है और हमें फॉर्मल सेक्टर की ज़रूरत क्यों है, अगर आपने ये कर लिया तो भाई साहब आप धुआं उड़ा देंगे, ठीक है। ज़्यादा नहीं उड़ाना, पॉल्यूशन हो जाएगा ना। हाँ, तो इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में मनी एंड क्रेडिट तो भाई पूरे ढंग से कर लेना है। और 1 नंबर में जो पूछा जाता है ग्रामीण बैंक, है ना, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये जो आंसर है ना, कहाँ पर एक बॉक्स के अंदर छिप कर बैठा हुआ है तो हम इग्नोर कर देते हैं, पर वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में डिफरेंशिएट करके समझ लेना, और फिर वहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि भाई हमें ऑर्गेनाइज सेक्टर क्यों चाहिए, और हमें जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो वर्कर्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये पता होना चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में क्या है, मनी एंड क्रेडिट, ठीक है, मनी एंड क्रेडिट इंपॉर्टेंट है। और फिर अगर हम चले कहाँ, ग्लोबलाइजेशन, है ना, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, लेसन नंबर 4। यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन आने के चांस है। अब यहाँ से क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट पूछे जाते हैं। ग्लोबलाइजेशन के हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़े, 3 तरह के इम्पैक्ट होते हैं, है ना। अब वो मुझे नहीं पता कौन से होते हैं, तो होपफुली तुम्हें पता होगा, पूरे साल पढ़ा है आपने। तो
इसमें पॉलिटिकल भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, कल्चरल भी होते हैं, है ना। उतना डीपली नहीं जाना, तो मैं सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव बता देने, ठीक है। तो क्या क्या फ़ायदा हुआ और क्या क्या नुकसान हुआ, ये दोनों आपको पता होने चाहिए। तो ग्लोबलाइजेशन का तो ये हो जाएगा। चलिए, तो ग्लोबलाइजेशन में 3 नंबर का आ रहा है, और जो 3 नंबर का कहाँ से बन सकता है, और जो 3 नंबर का बन सकता है वो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से बन सकता है। सेक्टर मतलब बचपन 8th क्लास में पढ़ा होगा, 3 सेक्टर होते हैं, है ना। इकोनॉमिक्स में आपके 3 सेक्टर होते हैं, तो आप वो देख लीजिएगा, 1 2 3, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये 3 सेक्टर यार इंपॉर्टेंट हैं, कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। कौन सा सेक्टर ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, कौन सा सेक्टर के सामने चैलेंजेस हैं और कौन से सेक्टर के सामने चैलेंजेस नहीं हैं। होपफुली बाहर की आवाज़ नहीं आ रही हो, है ना। क्या लगता है, आ रही होगी? हाँ, तो भाई डेवलपमेंट, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल, आपको पता होगा इसके बारे में, क्यों ज़रूरत है इस डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल की, तो ये कर लेना। अब देखना यार, ये तो हमारा 5 मार्क्स का है, इंपॉर्टेंट आप कर ही लोगे। बचा पैसेज, तो अच्छा अपने पास क्या हो गया, हिस्ट्री हो गया, कौन सा WTO, अच्छा हाँ, WTO ग्लोबल द मेकिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन से पूछा जाता है इकोनॉमिक्स में। WTO के फ़ायदे और नेगेटिव इम्पैक्ट और क्यों ज़रूरी है, क्या करता है, तो WTO भी आपको कर ही लेना एक बार। तो WTO कर लोगे, फिर यार एक बार ग्लोबलाइजेशन में चलते ही हैं, है ना, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, हिस्ट्री का जो लेसन है, वहाँ से क्या है, पूछने के चांसेस तो काफ़ी कम है। CBSE थोड़ा सा रूठा हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा पिछले कुछ सालों से, तो क्यों नहीं पूछ रहा, क्या कारण है। तो इसमें आपको क्या कर लेना है, इसमें आपको गेट के बारे में कर लेना है कि गेट क्या है। गेट, ठीक है, गेट है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, पक्का याद है। अच्छा, किसके पापा हैं ये WTO के पापा हैं, है ना। WTO का जो नाम जो चेंज हुआ, जो WTO का जो नाम पड़ा है वो 1995 में पड़ा है। 1995 से पहले यही गेट हुआ करते थे, ठीक है। 1944 में गेट बना था, और गेट के साथ में एक और इंस्टीट्यूशन बना था, उसका नाम क्या है, IMF, ठीक है। तो पेपर यार ऐसा आएगा, पता है क्या, कि पेपर ना बहुत आसान आने वाला है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बस ये है ना कि आराम से रहकर करना है। अब कुछ लोगों की समस्या ये है कि वो कहते हैं कि यार पेपर छूट जाता है। भाई देखो, एक तो बड़ा तरीका कब छूटता है पेपर, एक पेपर जब छूटता है जब आपको कुछ आता ना हो, ये कॉमन सा तरीका है कि सर पेपर तो छूटेगा जब आएगा नहीं तो। और कुछ लोगों की समस्या ये रहती है कि यार हम बना कर रहे थे, जो दूसरे लोग होते हैं वो यही कहते हैं कि हम बना कर रहे थे, तो सोचने में भी टाइम लग गया, तो सोचना भी नहीं है भाई ज़्यादा। और तीसरे लोग वो होते हैं जो भाई लिखने तो लगते हैं, और जो लिखते इतना ज़्यादा हैं कि एक क्वेश्चन को इतना ज़्यादा टाइम देते हैं, टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो भाई साहब बड़ी सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है पेपर में, आपको पेपर के अंदर ना, जैसे ही पेपर आपका चालू होगा ना, तो पहले बेशक आप आधा घंटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब एक बार आपने पेपर लिखना शुरू किया तो रुकना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो आधा घंटा आपको यही डिसाइड करना है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई देखो, और वाले जो क्वेश्चन है ना, पहले करें डिसाइड ही नहीं करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, पहले चालू किया, एक आगे लाइक अपना MCQ किया, एक आध 2 MCQ कर लिए जो आते थे, चलो MCQ कर लिए, बीच में 2 नंबर वाला उठाया, कभी 3 नंबर वाला उठाया, फिर 5 नंबर वाला किया, सर पता नहीं क्या चल रहा है, पूरा मिक्सअप कर दिया, फिर बाद में वो खुद ढूंढ रहा है यार मैंने कौन सा किया कौन सा नहीं किया। तो आपको ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, आपको ये पहले से ही माइंड में होना चाहिए आपको क्या क्या करना है पहले से ही, बीच में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि लोग इस कंफ्यूजन के चक्कर में पता क्या होता है, आखिरी में एक आध क्वेश्चन भूल भी जाते हैं कि नहीं यार ये तो हमने किया ही नहीं, भूल गए, सॉरी टाइम हो गया। तो ऐसे में छूटना नहीं चाहिए। आपको क्या करना है, पहला जो 15 मिनट मिलेंगे पेपर पूरा पढ़ना है ना, असली औकात आपको पता लग जाएगी कि भाई कि क्या हुआ एक साल के अंदर, तो ये आपको पता लग जाएगा, मन में खुशी भी होगी और कुछ कुछ दुखी भी होंगे, है ना। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो दुखी होंगे, जिन्होंने पढ़ा था वो थोड़े बहुत खुश हो सकते हैं, पर जिन्होंने पढ़ा है अगर वो खुश हैं तो भाई बेकार चीज़ है ना। ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पर क्या है कि जब तक आप लिखोगे नहीं ना, आपने चाहे कितना पढ़ लिया हो कोई फ़ायदा है नहीं। तो पता क्या करना है आपको, MCQ जो आ रहे हैं ना, MCQ में आपको क्या करना है, सब पहले MCQ में देख लो कि हाँ भाई ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है ये भी आता है, MCQ आते हैं, चलो भाई जितने आते हैं उतने कर लो,
एमसीक्यू करने में कितना टाइम लग रहा है? अगर यार तुमने अगर 20 में से अगर तुमने 10 एमसीक्यू भी पहले लपेट लिए ना तो मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा बोल दिए, पर कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट लो अपना, आराम से लो। 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में आपके 10 क्वेश्चन पक्के। चलिए, बाकी 10 नहीं आते, कन्फ्यूज़न है, तो क्या चलते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर बनाने वाले होते हैं, अगर आपको आता है तो ठीक है ना, नहीं आता तो आप बनाओगे, करना तो है। 5 नंबर वाले छोड़ने तो होते नहीं है, तो भाई सिंपल सी बात है, एमसीक्यू करने के बाद सीधा 5 नंबर पर जाओ। 3 नंबर के सारे आते हैं तो 3 नंबर पर जाओ, वरना 2 नंबर पर जाओ। जो भी आता है अच्छा सा, जो पहले से अच्छे आते हैं, ठीक है ना, उनको करते जाओ। जहाँ तुम्हें पता है कि हाँ भाई यहाँ तुम्हारे मार्क्स कटेंगे नहीं, तो भाई करते रहो, मतलब इस तरीके से आपको जाता है। और फिर एक आखिरी का घंटा जो बचेगा ना आपके पास, वो बचेगा जहाँ पर आपको वो वाले क्वेश्चन रह जाएंगे जो आपको सोचना है, ठीक है। तो जो सोचने वाले जो क्वेश्चन है ना, फिर उनको करेंगे। और फिर अगर वो वाले आपने क्वेश्चन कर लिए ना, जो सोचने वाले हैं वो पहले ही कर लिए, तो फिर जो आते हैं वो बाद में करोगे। और बाद में टाइम कम पड़ गया तो आते हुए क्वेश्चन अगर आप छूट जाते हैं तो इससे बड़ा दुख कुछ होता नहीं है। तो इसलिए क्या करना है कि जो आते हैं उनको पहले कर डालो, और एमसीक्यू आखिरी के लिए नहीं छोड़ने, क्योंकि एमसीक्यू सही तो पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। बनाने वाले आखिरी में करने हैं, बनाना आखिरी में है। तो होपफुली यार ये चीज़ें हैं, अगर आप इस तरीके से पेपर करोगे ना, तैयारी यही है। होपफुली आपने कर लिया होगा। अब किस पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना है, ये देख लेना। मैप की वीडियो बनाई हुई है, तो मैप की वीडियो जो बनाई हुई है ना, इसमें से यार देखो 5 नंबर का मैप पूछा जाएगा, 3 नंबर का मैप तो कहीं नहीं गया है ना, तो शॉर्ट्स बना रखे हैं, आराम से आप कर सकते हैं होपफुली, है ना। तो चलिए ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।